लैंड लॉ यानी कि भूमि विधि। भूमि विधि का यूनिट 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं ना, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस या सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर है लैंड लॉ यानी कि भूमि विधि, और टॉपिक है राजस्व न्यायालय एवं राजस्व प्राधिकार क्या है, राजस्व न्यायालय और राजस्व प्राधिकारी में अंतर क्या है, व्हाट आर रेवेन्यू कोर्ट एंड रेवेन्यू ऑथोरिटीज, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू कोर्ट एंड रेवेन्यू ऑथोरिटीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर इसका फॉर्मेट करेंगे और समझेंगे भी कंसेप्ट, और आंसर भी फॉर्मेट करेंगे। तो जो यूपी भू राजस्व संहिता है उसके अनुसार मालगुजारी या भू राजस्व का प्रशासन से दो तरह के प्राधिकारी के हाथ में दिया गया है। जब भी ऐसा कुछ चलेगा तो उसके लिए कोई ना कोई प्राधिकारी तो नियुक्त किए जाएंगे। तो इसके लिए दो तरह के प्राधिकारी रखे गए हैं। पहला जो है वो प्राधिकारी है राजस्व न्यायालय यानी कि रेवेन्यू कोर्ट, और दूसरा प्राधिकारी है राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये आपको कंसेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो जो यूपी रेवेन्यू कोड है 2006 का, उसकी धारा 4 में जाइएगा जब, तो वो कहता है ना कि राजस्व न्यायालय क्या है। तो राजस्व न्यायालय जो है वो रेवेन्यू बोर्ड या उसका कोई सदस्य हो, कमिश्नर हो, अतिरिक्त कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, अतिरिक्त कलेक्टर हो, सहायक कलेक्टर हो, कोई अधिकारी हो, कोई सहायक अधिकारी हो, कोई अभिलेख अधिकारी हो, तहसीलदार हो, ये सब क्या है, राजस्व न्यायालय है। रेवेन्यू बोर्ड और उसके कोई भी सदस्य सब क्या कहलाते हैं, राजस्व न्यायालय। ठीक है, यानी रेवेन्यू कोर्ट इन्हीं लोगों से मिलके बनता है। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो संहिता है उसके अनुसार अन्य न्यायालय को भी राजस्व न्यायालय कहा जा सकता है या नहीं? नहीं, अन्य न्यायालय को राजस्व न्यायालय नहीं कहा जा सकता। इसके लिए एक वाद भी आप लिख सकते हैं, सधन लाल बनाम DCC एंड अदर्स। इसमें कहा गया है कि चकबंदी न्यायालय को राजस्व न्यायालय नहीं कहा जा सकता, चकबंदी के अधिकारियों को राजस्व अधिकारी भी नहीं कहा जा सकता। तो बेसिकली आपके राजस्व न्यायालय क्या हुए, राजस्व न्यायालय और रेवेन्यू बोर्ड और उसका कोई भी सदस्य। अब कोई भी सदस्य में कमिश्नर भी है, अतिरिक्त कमिश्नर भी है, कलेक्टर भी है, अतिरिक्त कलेक्टर भी है, अधिकारी भी है, सहायक अधिकारी भी है, बंदोबस्त अधिकारी भी है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी भी है, तहसीलदार भी है। लेकिन इसके अलावा और भी जो न्यायालय है वो राजस्व न्यायालय का पार्ट नहीं है, धारा 4 कहता है, और वाद है सधन लाल बनाम DCC एंड अदर्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली राजस्व न्यायालय से मतलब ऐसे न्यायालय से है जिसे कृषि के किसी काम के मतलब किसी उपयोग में लाई गई किसी भूमि का लगान, उसकी मालगुजारी, उसका लाभ, इससे जुड़ा कोई भी वाद होगा, कोई भी केस होगा, कोई भी कार्रवाई होगी, उसको स्वीकार करके उसको अधिनियम के हिसाब से उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की जाएंगी क्षेत्राधिकार देख करके, तो ही इसको शामिल किया जाएगा सिविल न्यायालय में, नहीं तो सिविल न्यायालय में शामिल नहीं होगा। ठीक, क्लियर? अब चलते हैं दूसरे उसमें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यानी कि राजस्व प्राधिकारी। अब प्राधिकारी मतलब कोई अधिकारी है ये, ठीक है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है मतलब कोई अधिकारी के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस किस चीज़ का अधिकारी होगा, रेवेन्यू रिलेटेड अधिकारी होगा। तो राजस्व अधिकारी ऐसे अधिकारी को कहा जाता है जिसकी नियुक्ति यूपी यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इसका क्या काम है, राजस्व से जुड़ा जो भी चीज़ है वो राजस्व अधिकारी देखेगा। मतलब इसकी परिभाषा से आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड और उसके सदस्य के अलावा सभी अधिकारियों को राजस्व अधिकारी कहा जाएगा। सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड को अलग निकाल दीजिए। मतलब इसके इस प्रकार कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अधिकारी, तहसीलदार, ये सब क्या है, राजस्व अधिकारी हैं। और इसके अलावा जो नायब तहसीलदार, सुपरवाइज़र, कानूनगो, लेखपाल, ये सब क्या हैं, ये सब भी राजस्व अधिकारी हैं। तो अधिकारियों का सारा नाम आपको याद हो गया, पद याद हो गया। तो राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी की परिभाषा से आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि कुछ व्यक्ति इस तरह के हैं जो राजस्व न्यायालय भी और राजस्व अधिकारी भी हैं, दोनों होते हैं। कोई अधिकारी ऐसा है जो न्यायिक विवादों को सुनता भी है, सुनवाई भी करता है और न्यायालय की तरह भी काम करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्रवाई भी देखते हैं न्यायिक स्तर पे और अधिकारी का भी काम करते हैं और इस पे नियंत्रण भी रखते हैं। तो बेसिकली राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय एक ही है, लेकिन इनके काम जो है ना वो दो भाग में बांटे गए हैं। एक काम होता है उनका जो न्यायिक काम होता है और एक होता है न्यायिकेतर मतलब न्याय से हटकर।
तो सबसे पहले जो न्यायिक है, न्यायिक कृत और न्यायिकेतर कृत में बारे में भी अधिनियम में ही कहा गया है, लेकिन पहले के अधिनियम में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि कौन सा काम न्यायिक है, कौन सा न्यायिकेतर है। इसके बारे में अधिनियम में कुछ नहीं बताया गया। बाद में बताते हैं कि राज्य सरकार ने एक शक्ति का लाभ दे करके रेवेन्यू मैनुअल के अनुच्छेद 911 के द्वारा इस बात को क्लियर किया कि कौन कौन से काम न्यायिक होंगे। जैसे कि भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत धारा 35 और 40 के तहत कोई दाखिल खारिज की प्रक्रिया हो, कोई सीमा विवाद का निपटारा करना हो, कोई अभिलेख का विवादित मामला हो, कोई नक्शे से रिलेटेड कोई गलती हो गई उसको ठीक करना हो, और किसी का बकाया मालगुजारी वसूल करना हो, तो ये सब क्या है, न्याय करने वाला काम है। जहाँ ऐसी चीज़ें गड़बड़ होंगी उसमें न्याय की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 मामले अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे मामले क्या हो जाएंगे, न्याय से अलग यानी न्यायिकेतर प्रकृति के हो जाएंगे, और जिसमें न्याय करने की ज़रूरत होगी वो 5 मामले हैं। ठीक है, क्लियर। 5 मामले कौन कौन से हैं? दाखिल खारिज की प्रक्रिया, सीमा विवाद, अभिलेख का विवाद हो, और नक्शा और खसरा से रिलेटेड कोई गलती हो गई हो, और मालगुजारी की वसूली। ये 5 चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि न्यायिक और न्यायिकेतर विषय तो बता दिया कि 5 जो है वो न्यायिक है, उसके अलावा जो बचा वो न्यायिकेतर है। लेकिन राजस्व न्यायालय और राजस्व प्राधिकारी में अंतर कैसे पता चलेगा? अब तक तो हमने सारी चीज़ें सेम पढ़ ली, अंतर क्या है? तो पहला अंतर जो है वो केवल वो है कि राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं जिनको उत्तर प्रदेश की जो संहिता उसके न्यायालय के अर्थ में परिभाषित किया गया है। और ऐसे बहुत सारे राजस्व अधिकारी हैं जो राजस्व न्यायालय नहीं है, जैसे कि रजिस्ट्रार, कानूनगो, लेखपाल, ये सब राजस्व अधिकारी होते हैं, ये राजस्व न्यायालय नहीं होते हैं। तो क्या कहते हैं कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय नहीं हो सकते। ओके, उसमें से 2-3 पद लिख दीजिएगा आप। दूसरा है राजस्व न्यायालय के कार्य न्यायिक होते हैं, जबकि राजस्व अधिकारी का कार्य प्रशासनिक कार्य भी होता है। न्यायालय तो ऑब्वियस है सिर्फ अपने न्याय के फील्ड में काम करेगा, लेकिन जो अधिकारी वो न्याय का भी काम कर रहा है, प्रशासन का भी काम कर रहा है, ये अंतर हो गया। तीसरा है कि राजस्व न्यायालय न्यायिक कार्य करते हुए रेवेन्यू बोर्ड के नियंत्रण में रहते हैं, मतलब इसके अंडर में ही काम करते हैं वो, जबकि राजस्व अधिकारी जो है प्रशासनिक कार्य करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण नहीं रहते, वो फ्री होकर काम करते हैं। तो दोनों का प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया संबंधी अंतर है। अब हमने राजस्व न्यायालय और राजस्व प्राधिकारी तो किया, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हमें राजस्व परिषद के बारे में भी जानना जरूरी है। तो यही जो संहिता है उसी का धारा 7 में राजस्व परिषद के गठन के बारे में उपबंध दिया गया। धारा 7 कहता है राजस्व परिषद का गठन होगा। धारा 7 के तहत जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाएगा और इसके अधीन ही गठित होगा राजस्व परिषद। परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता होगी, और परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। मतलब ये न्यायिक सदस्य के रूप में नहीं नियुक्त होंगे, प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त होंगे, और किसी भी सदस्य को कार्य आवंटन किया जाएगा। अब राजस्व परिषद की शक्तियां क्या अलग हैं? तो प्रशासनिक कार्य संबंधी शक्ति होगी, जैसे बंदोबस्त करना, मालगुजारी करना, वसूली करना। न्याय संबंधी भी शक्तियाँ होंगी, जैसे अपील यहाँ पे हो सकता है, पुनरीक्षण हो सकता है, पुनर्विलोकन हो सकता है। पुनर्विलोकन सब संबंधी शक्ति होगी कि कोई भी मामला एक बार निपट गया तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? इलाहाबाद में है, और अन्य जिलों में इसका ऑफिस है। मुकदमे का अंतरण जो है वो 191 धारा में, और निगरानी की शक्ति 219 में, धारा नहीं भी याद हो तो चलेगा। और बोर्ड के नियम बनाने की शक्ति 234 में है। सिंपल है, राजस्व परिषद का गठन धारा 7 से शुरू करिएगा, और राजस्व परिषद की शक्तियों को भाग में बांट दीजिएगा। प्रशासनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, मालगुजारी वसूली की शक्ति, अपीलीय शक्ति, पुनरीक्षण शक्ति, पुनर्विलोकन शक्ति, विनियमावली बनाने की शक्ति। इसका मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में, और अन्य जिलों में भी है, और इसके प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति की एक पात्रता निर्धारित की गई है। क्लियर? तो इस तरह से आपको राजस्व न्यायालय, राजस्व परिषद और राजस्व प्राधिकारी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख दोगे आराम से, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और इसी फॉर्मेट पे आप आंसर को फॉर्मेट कर लो और याद कर लो तो आपको आंसर लर्न भी हो जाएगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अपना नाम और लोकेशन ज़रूर बताना, और क्लासेस अगर अच्छी लगती हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी हो तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी की क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चैनल की प्लेलिस्ट LLB क्लासेस पे अपलोड है, आप जाके उसको ज़रूर देखना।